नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसको अप्रूवल दिया है। ये काफ़ी लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी, काफ़ी लंबे समय से इसे विकसित करने के लिए बातें चल रही थी, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान का जो सिनेरियो बना हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, और बीच में एंट्री है चाइना की, तो उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए भारत सरकार अब बड़े डिसीजन ले रही है। डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हर रोज़ नई नई बातें भारत सरकार की तरफ से जारी की जाती हैं, और दुनिया भर के जितने भी हम डिफेंस वेपन्स बना सकते हैं, रक्षा के क्षेत्र में हथियार बना सकते हैं, उन सभी पर अब आखिरी निर्णय लिए जा रहे हैं कि इनको तुरंत जल्द प्रभाव से तैयार किया जाए। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ थी वो थी 5th जनरेशन का फाइटर जेट। इसके लिए लंबे समय से हम कभी अमेरिका, कभी रूस, इन दोनों से लगातार हम कांटेक्ट में हैं, और उन दोनों के द्वारा भी हमें लगातार ऑफर किए जा रहे हैं कि भाई हमारा फाइटर जेट खरीद लो। अमेरिका F-35 के लिए लगा हुआ है, रूस उधर सुखोई 57 के लिए लगा हुआ है। लेकिन भारत कहीं ना कहीं ये समझ चुका है कि हम कब तक इन चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करेंगे। हमें खुद के फाइटर जेट बनाने होंगे। हमारे वैज्ञानिकों में ये काबिलियत है, डीआरडीओ में ये काबिलियत है, हमारे देश की ये क्षमता है हमारे अंदर कि ये चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस पर गंभीरता से निर्णय लिए जाएं और इसको आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए, यहाँ पर उसी की बात करेंगे हम कि 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है एम का, उसका जो डिसीजन लिया गया है, उसके निर्माण से संबंधित उसका एग्जीक्यूशन मॉडल जारी किया गया है, इसकी क्या विशेषताएं होंगी, और यहां पर मैं तकनीकी रूप से ये सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं कि 5th जनरेशन जो फाइटर जेट होते हैं वो वास्तव में अपनी पहले की जो जनरेशन है, 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 3rd जनरेशन, इन सब से कैसे अलग होते हैं, इनमें कौन सी महत्वपूर्ण तकनीकें होती हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और उन तकनीकों में से हम केवल एमका की बात नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया में जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं उनमें क्या क्या बातें होती हैं, क्या अलग होती हैं तकनीकें, सब पर बात करेंगे और फिर उसको एमका के संदर्भ में लागू करेंगे। तो बने रहिए आप सेशन में, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सुनिए, यहां पर खबर क्या बनती है। मेड इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट, गवर्नमेंट क्लियर इंडिजेनस स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, यहां पर आगे इसमें खबर में आएगी, ठीक है। यहां पर कहते हैं कि इंडिया 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट गेट ग्रीन लाइट एज एमका प्रोग्राम एंटर्स। यानी भारत का ये जो प्रोग्राम था 5th जनरेशन फाइटर जेट का, जिसे एमका के नाम से हम डेवलप करने के लिए काफी लंबे समय से बात कर रहे थे, अब भारत सरकार ने इसको क्या दे दी है, ग्रीन लाइट दे दी है, ठीक है जी। इसके बाद वही चीज यहां पर अलग अलग अखबारों में छपी हुई है, अलग अलग न्यूज़पेपर में ये चीज आई है कि भारत ने इसको अप्रूवल दे दिया है। अब यहां पर देखिए आप कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा ये अप्रूवल दिया गया, और इन्होंने ये कहा कि हमने इसका एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो जारी कर दिया है। यानी हमारा जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा भारत का पहला, उसका जो एग्जीक्यूशन मॉडल है वो क्या होगा। अभी तक इसके देखिए केवल जो चीजें हो रही थी वो केवल एक रूपरेखा जो है हम बता रहे थे। अब इसका प्रोडक्शन मॉडल, एग्जीक्यूशन मॉडल जारी किया गया है, और ये जिम्मेदारी दी गई है एडीए को, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी, वैमानिकी विकास एजेंसी भारत की, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। और रक्षा मंत्री जो है उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया, और इन्होंने ये कहा कि ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये चाहते हैं कि घरेलू एरोस्पेस उद्योग को मजबूत किया जाए। इस संदर्भ में इसको हमने क्या किया है, इसको यानी मंजूरी दी है, और आत्मनिर्भर भारत के तहत हम इसको क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। चलिए, ये सारी जो खबरें हैं अलग अलग पेपर्स में इसी के बारे में लगातार चर्चा में रही। यहां पर यह भी कहा गया है कि हमने लगभग 15,000 करोड़ का बजट इसके लिए
जारी किया है। 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं आपको एक तो एडीए और इनके बारे में ये चीज बता देता हूं कि एमका जो है इसका प्रोडक्शन मॉडल जो जारी किया गया है, इन्होंने पूरी जिम्मेदारी किसको दी है, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी। यहां खास बात ये रखी गई है कि एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी जब इसका एग्जीक्यूशन मॉडल जारी जब इन्होंने किया है, तो अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इसके अलावा जो बाकी की एयरक्राफ्ट से संबंधित जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उन सभी को भी मौका दिया जाएगा। और ये देखिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए एक बड़ा मौका है। और इसीलिए अभी क्या इस सूचना के तुरंत बाद आप देखिए कि इन प्राइवेट सेक्टर की ये जो कंपनियां हैं जो एयरक्राफ्ट से संबंधित हैं, उन सबके शेयर्स में भारी बढ़ोतरी हो गई है। 6% की लगभग बढ़ोतरी इनके शेयर्स में देखी गई है। और निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स जो है वो पिछले 52 सप्ताह से ऊपर अभी तक की रेंज में आ चुका है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर है, ये चीज इसको बता रही है। ठीक है, अब सुनो आप कि यहां पर जो है आपको ये चीज बताते हैं कि इसकी शुरुआत जो है, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति है सीसीएस, इसने अप्रैल 2024 में ये डिसीजन लिया था। पहले ही डिसीजन इसका ले चुके थे, 15,000 करोड़ के बजट की बात वहां पर कर दी थी। और अब इन्होंने ये प्लानिंग पूरी बता दी है कि एडीए इसको किस तरीके से आगे लेकर चलेगा। सारा काम जो है डीआरडीओ के निर्देशन में होगा, डीआरडीओ के निर्देशन में एडीए जो है इसके एग्जीक्यूशन को संभालेगी। ठीक है, अब देखिए आप, महत्वपूर्ण बात यह है, ये तो हो गई खबर कि हम बनाने जा रहे हैं, ये हम किस तरीके से करेंगे, कितना बजट देंगे, ये बात हो गई। अब बात आती है कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं वो अलग कैसे होते हैं, उनमें ऐसी क्या खास बात होती है। सर हमारे पास में राफेल है, हमारे पास में सुखोई 30 MKI है, हमारे पास में मिराज 2000 है, मिग 29 है, बहुत सारे तो हमारे पास में एयरक्राफ्ट हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसके अलावा हमने हमारा तेजस भी बना रखा है। तो फिर ये अलग कैसे हैं और इनकी क्या आवश्यकता है। दोस्तों यहां पर एक चीज समझिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि आप मोबाइल परचेज करने जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, और आपने आज जो मोबाइल खरीदा है किसी भी कंपनी का, 1 साल बाद या 6 महीने बाद ही आपको उसी कंपनी का एक नया मॉडल मार्केट में मिल जाएगा। और फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार मेरा मॉडल जो मैंने परचेज किया था इतने भारी भरकम पैसों से, वो तो क्या हो गया, पुराना हो गया। तो कहने का मतलब, मॉडल जब जारी किया गया कंपनी के द्वारा तो उसमें क्या किया गया होगा, अपग्रेड की गई होंगी चीजें। मान लीजिए उसका माइक्रो प्रोसेसर है, उसकी कोई नया वर्जन आ गया तो वो अपग्रेड कर दिया, कैमरे के फीचर्स चेंज कर दिए। ठीक है, इस तरीके से चीजें जैसे आपके मोबाइल में अपग्रेड होती हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अपग्रेड होती हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के तहत कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी चीजें समय समय पर बदलती जाती हैं। और इन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तकनीकी सहायता से एडवांस बनाया जाता है। ठीक है, अब इनकी एडवांस बनाने का मतलब, इनमें डिजाइन में इनकी में चेंज किया जाता है, इनकी जो टेक्निक है उसमें चेंज किया जाता है, इनकी कैपेबिलिटी को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी तक जैसे कि हमारे पास में हम सुखोई 30 MKI की बात करें तो सुखोई 30 MKI जो है वो हमारा 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो हमने रूस से आयात किया था। ऐसे ही राफेल की बात करें वो भी 4.5 जनरेशन में आता है। ठीक है, हमारा जो खुद का है तेजस जो है वो 4th जनरेशन में आता है। तेजस जिसका हमने डेवलपमेंट किया है वो 4th जनरेशन में आता है, वो LCA है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो कहने का मतलब इनमें कुछ तो अंतर होगा कि हम जनरेशन अपग्रेड कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बिल्कुल अंतर है। 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उनमें कई सारी ऐसी अच्छी टेक्निक्स हैं, जिनमें से विशेषतः बात करें कि ये सेमी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सेमी का मतलब हो गया अर्ध स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। क्या होती है ये वो टेक्नोलॉजी होती है जिससे कोई भी एयरक्राफ्ट अपनी जो लोकेशन है उसको छुपाता है, यानी दुश्मन के रडार या किसी भी ट्रैकिंग सिस्टम की नजर में नहीं आ पाता है, तो उससे अपनी लोकेशन को छुपाता है। तो ये आसानी से उसकी रेंज में जाकर भी हमला करे तो भी दुश्मन को उसका पता नहीं चल पाता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है 5th जनरेशन में,
यहां तक तो 4.5 तक तो सेमी शब्द आ रहा है, सेमी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन यहां पर जो 5th जनरेशन है वो फुली स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। यानी ये फाइटर जेट्स ऐसे होते हैं, इनकी संरचनाएं इस तरीके से बनाई जाती हैं कि इनकी लोकेशन का पता करना आसान नहीं है, या फिर कहिए लगभग नामुमकिन है। ये आसानी से दुश्मन के क्षेत्र में जाकर भी हमला करें तो भी दुश्मन इनको पकड़ नहीं पाता है। 6th जनरेशन जब आएगी तो उसमें हो सकता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका बहुत बड़ा उपयोग आपको देखने को मिले, और ऐसी ऐसी चीजें हो सकता है जैसे कि मानव जिन चीजों को ऑपरेट कर रहा है उसकी बजाय सुपर कंप्यूटर उसको क्या कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो। हालांकि 5th जनरेशन में भी सुपर कंप्यूटर बाकायदा लगा हुआ होता है। अब देखो आप इसमें समझिए, मैं आपको जनरेशन बताता हूं कि अलग अलग समय पर जो फाइटर जेट्स हैं उनकी जनरेशन कैसे आई हैं, उनका डिवाइडेशन समय के अकॉर्डिंग कैसे किया गया है। टाइमलाइन को एक बार नजर डाल लीजिए। फर्स्ट जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं वो लगभग 1940 से 1950 के बीच में बना लिए गए थे, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ये लगभग आप देखेंगे तो सिंपल जो एरोप्लेन होता है, जहाज होता है, लगभग उसी जैसी आकृति के थे, ठीक है। इसमें जैसे कि एक है मिस्टेयर, फोर्ट, मिग 15, ये जो आपके लड़ाकू विमान थे ये इसमें आते थे। सेकंड जनरेशन जो है 1950 से लेकर 1960 में आई। इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए गए, इसकी जो एयरक्राफ्ट की जो विंग्स हैं इनमें सुधार किया गया, और इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स लगाई गई। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब क्या है समझना दोस्तों, कि जब आपका फाइटर जेट हवा में होता है और टारगेट भी हवा में है, अगर फाइटर जेट और टारगेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर से कम है, 25 किलोमीटर से कम है, तो ये टारगेट यहां से विजिबल होता है। लेकिन जब डिस्टेंस 25 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है तो फिर ये टारगेट यहां से ओझल हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो उस समय हमें ऐसी मिसाइलों की आवश्यकता होती है जो इस विजुअल रेंज जो है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, जाकर इस पर क्या कर सके, हमला कर सके। जैसे कि भारत की मिसाइल है अस्त्र। अस्त्र जो है हवा से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइल है। अस्त्र के 2 वर्जन भारत ने बनाए हैं, अस्त्र मार्क 1 और मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2। मार्क 1 जो है हमारी वो विद विजुअल रेंज है, यानी वो 25 किलोमीटर के दायरे में ही काम करती है, उसी में निशाना लगा सकती है। लेकिन मार्क 2 जो है, अस्त्र मार्क 2, वो बियॉन्ड विजुअल रेंज जाकर भी हमला कर सकती है। तो ये मिसाइलें बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो सेकंड जनरेशन में जैसे कि मिग 21 है, सुखोई 7 है, F-104 है, स्टार फाइटर, इन सभी में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों का यूज करना शुरू कर दिया गया था 1950 से 1960। और ये ज्यादातर जो आप देखेंगे कि कहां पर बनी, सोवियत संघ रूस में और अमेरिका में, ठीक है। थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 के बीच में माना गया, और इसमें देखिए आप कि यहां पर जो रडार टेक्नोलॉजी है, मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है और एवियोनिक्स की जो प्रणाली है उनमें और ज्यादा सुधार किया गया। इसमें मिराज थर्ड जो कि कहां का है, फ्रांस का, मिग 25, F-4 फैंटम सेकंड, ये सब लड़ाकू विमान इसमें शामिल हुए। फोर्थ जनरेशन और ज्यादा एडवांस थी, और इसकी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम आ गया और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज को डेवलप किया गया। फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये एयरक्राफ्ट है, इस एयरक्राफ्ट के अंदर मिसाइलें लगी होंगी, बहुत सारे उपकरण लगे होंगे। यहां पर जो पायलट बैठा है, यहां पर जो इसको चला रहा है पायलट, वो देखिए कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है, इस मिसाइल को लॉन्च करना है, इंस्ट्रक्शन देता है, तो पहले इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जाते थे, बाकायदा इसको मैकेनिकली इसमें जाकर इसको ऑपरेट करना पड़ता था, मैकेनिकली जाकर ऑपरेट करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहां पर भी एक चिप लगी हुई है, कंप्यूटर चिप, और यहां पर पूरा कंट्रोल कंप्यूटर चिप है, पूरा ये समझिए कि हवा में उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है ये। तो सुपर कंप्यूटर यहां पर लगा हुआ है। पायलट जो है अब यहां से मैकेनिकली इसको ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं है, अब इसको केवल सुपर कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने होंगे और मिसाइल जो है उसको आदेश मिल जाएगा और वो लॉन्च हो जाएगी। तो इसको कहते हैं फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, समझिए बात। तो फोर्थ जनरेशन में इसको शुरू कर दिया गया था। मिग 29, सुखोई 27, टोरेंडो और F-16 ये फाइटिंग फाल्कन, ये सब फोर्थ जनरेशन के विमान हैं। फिर आ जाइए 4.5 में।
4.5 में जो एक्स्ट्रा चीज आई वो है सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी इनकी जो टेक्नोलॉजी है, मैं पूरा आपको समझाऊंगा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, आज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, आप थोड़ा धैर्य रखें। तो इनमें सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई और इसका मतलब ये हुआ कि इनकी स्थिति को छुपाना कुछ हद तक संभव हो गया, पूर्णतः नहीं हुआ, कुछ हद तक संभव हो गया। इसमें कौन कौन से आते हैं? सुखोई 30 MKI जो कि हमारे पास है, सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो यूरोफाइटर है, ग्रिपेन है, टाइफून है, F-16F है, डेजर्ट फाल्कन है, ये सब जो लड़ाकू विमान है ये इस जनरेशन के 4.5 के। फिफ्थ जनरेशन जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। इसमें कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं, सुपर क्रूज होता है, सुपरसोनिक क्रूज स्पीड्स होती हैं, थ्रस्ट वेक्टरिंग एंड मल्टी सेंसर इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स होते हैं। अब इन सब चीजों का मतलब क्या है इसको आप समझिए। फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट जो हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अब आप एक एक करके समझिए। देखो, फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट जो है, कोई भी लड़ाकू विमान किसी भी देश के द्वारा बनाया जा रहा है, चाहे भले वो हम भारत की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे रूस की बात करें। अभी तक पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट ऑपरेटिव कंडीशन में है, यानी जो संचालित अवस्था में है, या फिर मैं कहूं कि जो सक्रिय अवस्था में है। वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस और चाइना, 3 ही देश हैं। बाकी के देश अभी डेवलपिंग फेज में हैं, इनको बना रहे हैं। जैसे टर्की भी बना रहा है, कोरिया, दक्षिण कोरिया बना रहा है, भारत ने अभी एमका शुरू कर दिया। तो बाकी देशों में इसको क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है। 3 देशों के पास ही ऑलरेडी बन चुके हैं। चलिए, इन विमानों की जो सबसे खास बात होती है वो होती है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। अब स्टील्थ टेक्नोलॉजी को समझिए, होती क्या है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जो किसी वस्तु, जैसे कि फाइटर जेट हो सकता है, टैंक है, मिसाइल है, को इस तरह डिजाइन करती है कि वह दुश्मन के डिटेक्शन सिस्टम से बच निकले, खासकर रडार, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैन्स। यानी दुश्मन अगर किसी रडार से, थर्मल सेंसर से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर से किसी भी चीज से स्कैन कर रहा है, तो ये सिस्टम ऐसे होने चाहिए, ये फाइटर जेट या फिर टैंक या मिसाइल, कि वो हमें डिटेक्ट ना कर पाए। तो उसको क्या कहा जाता है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? रडार का तो काम ही यही है डिटेक्शन करना, सोनार का काम यही है डिटेक्शन करना, थर्मल सेंसर भी क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि ये इनका जो डिटेक्शन का प्रोसेस है उसी में इनकी जो ना डिटेक्ट कर पाने की जो विशेषता है वो भी छुपी हुई है। इस प्रक्रिया को समझना, देखिए, जैसे मान लीजिए ये रडार है। रडार का मतलब होता है यहां पर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो क्या बता रहा है यहां पर? रेडियो यहां पर बता रहा है रेडियो तरंगों के बारे में, रेडियो तरंगों के बारे में। दोस्तों, जिन साथियों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। मैक्सवेल के द्वारा सबसे पहले प्रकाश तरंगों के बारे में यह कहा गया कि प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। हालांकि प्रकाश तरंगों की खोज तो न्यूटन के द्वारा की गई थी। आइजैक न्यूटन जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश तरंगों की खोज की थी, प्रकाश तरंगों के बारे में बहुत कुछ अध्ययन किया था। लेकिन मैक्सवेल ने यह बताया कि प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं और इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जिनमें से एक विशेषता यह है कि ये तरंगें निर्वात में, वैक्यूम में, या फिर मैं कहूं वायु में, वैक्यूम मतलब जहां वायु भी नहीं हो, लेकिन वायु और निर्वात में प्रकाश की स्पीड ऑलमोस्ट सेम होती है, सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। तो मैक्सवेल ने कहा निर्वात में इनकी अधिकतम स्पीड, वैक्यूम में जो स्पीड है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कौन सी तरंगें? प्रकाश तरंगें। ठीक है साहब। प्रकाश तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा। और फिर बाद में ऐसी ही तरंगों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो दुनिया में ऐसी टोटल 7 तरंगें लगभग खोजी गई। 7 तरंगें।
ठीक है। 7 तरंगों में से जैसे कि एक गामा रे है जिसको बैक्यूरेल नाम के एक वैज्ञानिक ने खोजा था, एक्स रे है जिसने रोंजन ने इसको खोजा, फिर अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जिनको रीटर के द्वारा खोजा गया, विजिबल लाइट तो न्यूटन के द्वारा खोजी गई थी, जैसे कि फिर इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड जो है ये हर्सेल नाम के एक साइंटिस्ट था उसने खोजा, माइक्रोवेव हर्ट्ज ने खोजी, और रेडियो वेव जो है वो मार्कोनी के द्वारा खोजी गई थी। तो इन वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या की, खोज की। ठीक है, अब इन तरंगों की खास बात क्या है कि ये सारी की सारी तरंगें जब वैक्यूम में चलती हैं या फिर एयर में चलती हैं, हवा में, तो इनकी स्पीड लगभग इतनी ज्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। इनमें से जो ये तरंगें हैं इंफ्रारेड, ये हीट एमिट करती हैं, यानी इनमें हीट होती है, सबसे ज्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं। और ये है रेडियो वेव। रेडियो वेव और इंफ्रारेड, इन दोनों का हम ट्रैकिंग सिस्टम, रडार सिस्टम, इनमें क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अच्छा जी, इंफ्रारेड की खास बात ये होती है, इसका उपयोग ज्यादा इसलिए किया जाता है कई जगह पर, क्योंकि इंफ्रारेड जो वेव होती हैं वो किसी भी मौसम में चल सकती हैं, चाहे कैसा भी खराब मौसम हो, दिन हो, रात हो। तो इनमें जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कई, जैसे हमने 1971 का युद्ध लड़ा था पाकिस्तान से, तो उस समय आपने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर। बॉर्डर में सन्नी देओल जिस किरदार को निभा रहे थे, कुलदीप सिंह जी का, तो वहां पर वो रात भर अपने बहुत कम सैनिकों के साथ पाकिस्तानियों से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी एयरफोर्स वहां पर उनकी सहायता के लिए नहीं आ पा रही थी। क्यों नहीं आ पा रही थी? क्योंकि उस समय हमारे जो विमान थे, लड़ाकू विमान, उनमें इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम या नाइट विजन कैमरे नहीं थे जो कि इंफ्रारेड वेव से चलते हैं। इंफ्रारेड वेव जो कि रात्रि में भी क्या कर सकती है, लोकेशन को पता कर सकती है। तो उस समय ये तकनीक नहीं थी, तो उनको सुबह होते ही हमला करना पड़ा, और तब जाके पाकिस्तान को हमने क्या किया, निपटाया। समझ रहे बात? तो अब लेकिन ये तकनीकें सारी आ गई हैं। इंफ्रारेड, रेडियो वेव, इन तरंगों के द्वारा हम क्या करते हैं, लोकेशन का पता करते हैं। अब लोकेशन का पता कैसे होता है वो भी समझो। जैसे मान लो ये रडार है, रडार में एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर के द्वारा रेडियो वेव भेजी जाएगी जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और ये रेडियो वेव अब टारगेट से जाकर टकराएगी, ठीक है साहब। अब बात आती है कि सर टारगेट मान लो इस जगह हुआ, तो आपने इस जगह तरंग भेजी है, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या किया गया। पहले देखिए स्टैटिक रडार आते थे। स्टैटिक रडार का मतलब एक ही जगह पर एक साइड में मुंह कर दिया, उसी साइड में वो तरंगे भेजेगा। लेकिन अब आ गए मूविंग रडार। मूविंग रडार घूमता रहता है अपनी जगह पर। आपने जैसे बहुत सारे एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर भी देखा होगा, ये मूविंग रडार जो घूमते रहते हैं, तो ये सभी दिशाओं में समान रूप से तरंगे निकालते हैं। अब जिस दिशा में टारगेट होता है, टारगेट से टकराकर ये तरंग वापस आती है, रिसीवर इसको रिसीव कर लेता है। रिसीवर रिसीव कर लेता है, तो देखिए ये दुनिया का सबसे महान फॉर्मूला कौन सा है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये लगाओ और आप डिस्टेंस का पता कर लो, यानी आपने टारगेट की डिस्टेंस पता कर ली, साथ में डायरेक्शन भी पता हो गई, क्योंकि बाकी तरफ से तो तरंगे टकरा कर लौटी नहीं, इसी दिशा में से आई है, तो इसका एंगल भी पता लग गया किस एंगल में है। आगे बात समझ में? अच्छा, अब यहां देखिए आप कि आपने इसकी डायरेक्शन पता कर ली, और फिर आप इसमें यहां से क्या कर सकते हैं, ये रडार जो है जैसे कि हमारे S-400 में है, अब ये रडार किसको सूचना भेजेगा, कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम क्या कहेगा कि लोकेशन मैंने पता कर ली, इस दिशा में क्या करो, जाके मिसाइल छोड़ दो और इसको क्या कर दो, उड़ा दो। ठीक है साहब। लेकिन दोस्तों अगर मान लो ऐसा हो जाए, ये सारी कहानी, इस टारगेट की लोकेशन पता किससे चली, जब तरंगों का रिफ्लेक्शन हुआ, रेडियो वेव परावर्तित होकर वापस लौटी, तो इनका पता लगा। लेकिन अगर यहां पर मैं कुछ ऐसी व्यवस्था कर दूं कि ये जो रेडियो वेव है वो यहां पहुंचे तो सही, लेकिन यहां जाने के बाद वापस नहीं लौटे। वापस कैसे नहीं लौटेंगी कि सर हम इसको क्या करें, कुछ ऐसा कर दें कि ये अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाए पर वापस नहीं लौटे, या फिर इस सतह पर जहां पर ये गिरेंगी जाकर वो सतह इनको खा जाए, एब्जॉर्ब कर ले, वो सतह एब्जॉर्ब कर ले, तो तरंग वापस ही नहीं लौटेगी। वापस नहीं लौटेगी तो फिर आप लोकेशन का पता नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं दोस्तों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसी को क्या कहते हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में ये व्यवस्था की जाती है
कि जब रडार की तरफ से कोई तरंग जाए तो उस तरंग को वापस लौटकर ना भेजा जाए, रिफ्लेक्ट होकर वापस ना आने दिया जाए, उसको अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया जाए, या फिर जो टारगेट है उसकी सरफेस ऐसी हो कि वो तरंगों को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले, जिससे कि रडार लोकेशन का पता नहीं लगा सके। अब समझ में आ गया होगा आपको कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या है। 5th जनरेशन के फाइटर जेट की ये सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, आप कहोगे सर ऐसा होता कैसे है, क्या करोगे आप इसमें, इस टारगेट में ऐसा क्या किया जाएगा? इसके लिए खास डिजाइन तैयार की जाती हैं। क्या डिजाइन तैयार की जाती हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम कर दिया जाता है। रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम कर दिया जाता है। ठीक है साहब, अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसमें ज्यादा कोणीय सतह बनाई जाती हैं, एंगुलर सरफेस बनाई जाती है जो बहुत ज्यादा कोण होते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। अच्छा, अब इन दोनों ही चीजों को मैं आपको समझाता हूं, समझिए। पहली बात तो यह है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं कि दुश्मन को बिना पता चले उसके इलाके में घुसपैठ करना। जैसे कि भारत गया था, आपने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट वाले हमले के बाद की जो स्ट्राइक हमने की, उसके बारे में आपको पता है कि हम पाकिस्तान के अंदर गए और वहां पर उनको निपटा कर क्या हो गए, आगे थे। ठीक है, हालांकि अलग अलग स्ट्राइक में अलग अलग प्रोसेस फॉलो किया गया था, लेकिन मान लीजिए आप लड़ाकू विमान भेजें और लड़ाकू विमान उनको क्या करे, पूरी तरह से तहस नहस करके वापस आ जाए और उनको पता ही नहीं लगे, तो एक तो मकसद ये है हमला करके सुरक्षित लौटना, एयर सुपीरियरिटी या सरप्राइज स्ट्राइक में बढ़त हासिल करना। यानी दुश्मन को जब हम हवाई हमला करें तो पता नहीं लगे हम कब स्ट्राइक कर रहे हैं, वो हमारी लोकेशन का वो पता नहीं कर पाए। ये हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। चलिए अब देखिए आरसीएस का मतलब क्या है। यहां पर आरसीएस यानी रडार क्रॉस सेक्शन जो है, आपको अगर स्टील्थ टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है किसी भी एयरक्राफ्ट में, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझो। पहले क्या होता था कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस तरीके से बनाए जाते थे, इनकी जो सतह है वो बहुत फ्लैट होती थी, तो यहां से जो तरंग जा रही है वो वापस इससे टकराकर आसानी से इधर आ जाती थी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत चौड़ी सतह है, फ्लैट सतह है। लेकिन अब यहां पर रडार क्रॉस सेक्शन एरिया कम करने का मतलब है कि इसको इतना शार्प बनाया गया है, नुकीला बनाया गया है। एक तो ये बहुत ज्यादा नुकीली बना दी गई, दूसरा अलग अलग इसमें फ्लैट की बजाय बहुत ज्यादा एंगल बना दिए गए, कोण बना दिए गए। अब ये तरंग यहां से जाएगी तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में, तो वापस नहीं आने वाली। या फिर हमने क्या किया, इस सरफेस को मिश्र धातु डेवलप किए गए हैं, सुपर एलॉय डेवलप किए गए हैं, कंपोजिट डेवलप किए गए हैं, और वो सतह ऐसी होती हैं कि आने वाली तरंगों को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, तो तरंग वापस लौटकर नहीं आती। और ऐसा जब हो जाता है तो इसी को कहते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। 5th जनरेशन फाइटर जेट की ये क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। इसके बिना आप उसे 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहां पर एक बार और समझ लीजिए, आरसीएस का अर्थ है कि रडार वेव्स किसी भी वस्तु से टकराकर कितनी मात्रा में वापस लौटती हैं। यहां से आपने तरंग भेजी, कितनी वापस लौटी या फिर लौटी नहीं। ठीक है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है आरसीएस को इतना कम कर देना कि विमान या वस्तु रडार पर दिखाई ना दे। क्या करें इसके लिए, कोणीय सतह ज्यादा बना दें, फ्लैट सरफेस नहीं होनी चाहिए। रडार में क्या करें, शोषक मटेरियल, शोषक मतलब रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, आरएएम, यानी जो तरंगों को क्या कर लें, अवशोषित कर लें। और इंटरनल वेपन वेज, मतलब ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट क्या है, बात है कि आप जो इसमें मिसाइल्स वगैरह जो हथियार लगा रहे हैं, उन हथियारों को इस तरीके से लगाइए कि वो उनकी संरचना आंतरिक रूप से ढकी रहे, बाहर नहीं दिखने चाहिए। कैसे, मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो, नो फ्लैट सरफेस, इसमें आप देख रहे हैं ये हमारे एमका का डिजाइन बनाया है, और इस डिजाइन में इसकी कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, बहुत ज्यादा कैसी है, तीखी हैं, एंगल हैं इसमें बहुत सारे। तो ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। चलिए, अब स्टील्थ टेक्नोलॉजी में और क्या क्या विशेषताएं होती हैं, समझो। इंफ्रारेड सिग्नेचर कम करना, क्या मतलब हुआ साहब, मतलब ये हुआ कि दुश्मन अगर इंफ्रारेड भेज रहा है, इंफ्रारेड, जैसे रडार में तो रेडियो वेव आएंगी,
लेकिन मान लो उसने थर्मल सेंसर लगा दिया, थर्मल सेंसर, और थर्मल सेंसर क्या भेजेगा, इंफ्रारेड भेजेगा। ये इंफ्रारेड वेव जो होती हैं, हमारे जो जेट विमान या फाइटर जेट हैं उनमें से जो हीट निकलती है उस हीट के आधार पर लोकेशन को पता करते हैं। लेकिन आप क्या करिए, इस तरीके से बनाइए कि जो स्पेशल एग्जॉस्ट डिजाइन और हीट डिस्पर्सिंग कोटिंग, यानी जो हीट है उसको क्या कर दिया जाए, डिस्पर्स कर दिया जाए, फैला दिया जाए, तो हीट का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा और ये थर्मल सेंसर कंफ्यूज हो जाएगा। भाई हीट एक जगह ज्यादा अगर इधर की साइड में लॉन्च हो रही है, हीट ज्यादा इधर ही इधर निकल रही है, तो सेंसर इसको पता कर लेगा। लेकिन हीट को आपने डिवाइड कर दिया तो ये पता नहीं कर पाएगा। इसके अलावा और किससे पता करते हैं, ये आवाज के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो डिजाइन बना रहे हैं, मटेरियल बना रहे हैं, उसको ऐसा कीजिए कि वहां से साउंड ज्यादा नहीं क्रिएट हो। साउंड क्रिएट होगी तो फिर जो सोनार है जो अल्ट्रासोनिक वेव के रूप में काम करता है या माइक्रोफोन है, ये इसका पता कर सकते हैं। इसको कहते हैं एकॉस्टिक सिग्नेचर को कम करना, यानी जो ध्वनि का प्रभाव है उसको क्या कर रहे हैं आप, कम कर रहे हैं। फिर विजुअल कैमोफ्लेज यानी दृश्य छिपाव। आपके लड़ाकू विमान की जो संरचना है वो ऐसी होनी चाहिए, उसके रंग ऐसे होने चाहिए, उसका पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि वो वातावरण में मेल खा जाए। जैसे बादलों की जैसे संरचना है वैसा ही बना दो तो दुश्मन क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। समझ रहे बात? तो ऊंचाई पर जैसे जैसे जाए तो वो खो जाए, लगे ही नहीं कि विमान है। एक ये है इलेक्ट्रॉनिक एमिशन कंट्रोल। इसका मतलब है कि जब आप अपने कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन और रडार सिग्नल को जब आप भेज रहे हैं, भाई आप विमान के अंदर हैं तो वहां से क्या होगा, कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा, आपको अपने रडार से सिग्नल भेजना पड़ेगा दुश्मन की लोकेशन का पता करने के लिए। तो उस समय आप लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट में होने चाहिए, LPIR, मत LPI या LPI, LPIR रडार के लिए बात होती है। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब कि आप अपने रडार का जब उपयोग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए उपयोग कर रहे हैं डिवाइस का, तो उससे जो सिग्नल जा रहा है वो इंटरसेप्ट नहीं होना चाहिए, उसका पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, फिर ये तो हो गई सारी हमने जो बताई अभी तक, ये सब किसकी, स्टील्थ टेक्नोलॉजी के पार्ट हैं। इसके अलावा फाइटर जेट में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सुपर क्रूज होते हैं। सुपर क्रूज का मतलब ये सुपरसोनिक गति 1.5 मैक से ज्यादा, मतलब ध्वनि से 1.5 गुना से भी ज्यादा तेज गति को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ये फ्यूल की बचत करते हैं, दुश्मन के रडार से बचाव करते हैं, बिना आफ्टर बर्नर के लंबे समय तक सुपरसोनिक गति को मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, एडवांस एवियोनिक्स एंड सेंसर फ्यूजन, यानी इनके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के रडार हो सकते हैं, IRST हो सकते हैं, लिडार हो सकते हैं। ये सब क्या है, इंटीग्रेटेड जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। विमान के अंदर, लड़ाकू विमान के अंदर जो पायलट होगा उसको 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस रहती है, मतलब उसके पास में ऐसी टेक्निक होती है कि वो सभी दिशाओं में समान रूप से देख सकता है। 360 डिग्री पर वो पूरा उसके लिए क्या होती है, चीजें विजुअल होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, ये फिर क्या होते हैं, एडवांस रूप से काम में ली जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 5th जनरेशन में अभी तक उपयोग सिर्फ स्टार्ट हुआ है, ये देखने को मिलेगा आपको 6th जनरेशन में। ठीक है, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर, इसका मतलब क्या है वो समझो। जैसे कि ये देखिए, दुश्मन के मान लीजिए वॉरशिप हैं, दुश्मन के वॉरशिप हैं, अब इन पर आपके एयरक्राफ्ट क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और आपके एयरक्राफ्ट एक नहीं है, बहुत सारे हैं, ये मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में इंटीग्रेशन रखना है, यानी ये आपस में एक दूसरे को क्या करें, सूचनाएं शेयर करें। ठीक है, तो इसको कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर। आपने क्या किया, एक कॉम्बैट क्लाउड बना दिया, कॉम्बैट क्लाउड बना दिया, और इसमें आपके जितने भी डिवाइस वो हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वगैरह, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो आपका 5th जनरेशन जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो दूसरे जितने भी विमान हैं, ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं या ग्राउंड यूनिट्स हैं, उन सभी के साथ रियल टाइम डेटा शेयरिंग की उसमें क्या होनी चाहिए, तकनीक होनी चाहिए, यानी पूर्णतः डेटा को क्या करे, आसानी से शेयर कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप, ये यहां पर एक सिस्टम बता रखा है, इंटरनल वेपन्स वे। देखिए पहले क्या होता था कि इन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस तरीके से यहां पर वेपन्स होते थे, मिसाइलें होती थी जो दिखाई देती थी, इनको रडार पकड़ सकता है। लेकिन आजकल जो है
इस तरीके से अंदर इनको क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। और ये जो आपको विंग दिख रही हैं ये बंद हो जाती हैं, बंद होने से इनकी लोकेशन जो है पता नहीं लग पाती है। जैसे कि ये हम सुखोई 57 में रूस का जो है 5th जनरेशन, उसमें आप देख सकते हैं कि ये 6 मिसाइलें इस तरीके से लगी हैं और इंटरनली क्या है, इनको सेट किया गया है, आंतरिक रूप से इनको सेट कर दिया गया है। ठीक है। हाईली एजाइल विद एडवांस फ्लाइट कंट्रोल, ये मैं आपको जो बता रहा था अभी कि ये चलता फिरता सुपर कंप्यूटर है, यानी सारे इंस्ट्रक्शन जो है सुपर कंप्यूटर से होंगे। सुपर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि ये मिसाइल इस एंगल पर, इस डिस्टेंस पर टारगेट को नष्ट करेगी, तो वो वहीं पर जाकर क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि आपके खुद के रडार किस में नहीं आने चाहिए, पकड़ में नहीं आने चाहिए। एनहांस्ड सर्वेबिलिटी एंड सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी दुश्मन के इलाके में सुरक्षित प्रवेश और हमला करने की क्षमता, और पायलट को खतरे से पहले ही सतर्क कर देना, ये सब इनकी क्या होती है, विशेषताएं। चलिए अब 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है दुनिया में किन किन देशों के पास क्या क्या है एक नजर आप डाल लें। अमेरिका के पास में F-22 यानी F-22, F-35 दो फाइटर जेट हैं जो यूएस के पास में है, अमेरिका के पास में। इसके अलावा आप F-35 की कुछ विशेषताएं भी आपको बता देते हैं। F-35 एडवांस फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता स्टील्थ टेक्नोलॉजी के कारण। F-35 जो है एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी इसकी बहुत सारी भूमिकाएं हो सकती हैं। 2800 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकता है। ये इसका क्या है, जो कॉम्बैट रेंज है इसकी शुरू होने के बाद कितना लड़ सकता है। और ये जेट में दर्जनों मिसाइलें इसमें लगाई जा सकती हैं। 70,000 किलो वजन उठा सकता है, 70,000 किलो वजन उठाकर जा सकता है। चाइना के पास में, चीन के पास में दो 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, J-20 और J-35। देखिए हमारा जो फाइटर जेट है एम का, इसको बनाना इसीलिए आवश्यक है। फिलहाल में हमारे लिए डील करना, खरीदना भी जरूरी नहीं था। कोई जरूरी नहीं है कि हम पैसा खर्च करें SU-57 खरीदें या फिर F-35, लेकिन हमें मजबूर किसने किया, हमें मजबूर किया हमारे पड़ोसियों ने। चीन की जो हरकतें हैं, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, उसके कारण हमें फाइटर जेट खरीदने भी पड़ेंगे और जल्द से जल्द अपना बनाना भी पड़ेगा। तो देखिए चाइना, और चाइना ने एक और चीज मैं बता दूं कि भारत पाकिस्तान का जो अभी ये जो हुआ है, तनाव हुआ है, युद्ध की स्थिति बनी है, इसमें चाइना ने ये कहा जा रहा है, अभी तक हुआ तो नहीं है, कहा जा रहा है कि चाइना लगभग 20 फाइटर जेट देने वाला है किसको, पाकिस्तान को, और वो भी 50% डिस्काउंट पर हो सकता है उधार खाते में पुराने उसमें रखे, क्योंकि अगले के पास में पता है देने को कुछ है नहीं, देने को एक ही चीज है, जमीन जिसका यूज कौन करेगा, चाइना। आने वाले समय में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में चाइना का क्या होगा, अधिकार हो जाएगा। ये पाकिस्तान को अभी शायद समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ रही है तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास करने को कुछ है नहीं, खोने को कुछ है नहीं, वो बर्बाद हो चुका है। इसी तरीके से देखिए आप, रूस के पास में SU-57, तो 3 देश हैं जो डेवलप इनको कर चुके हैं। यहां पर कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया, काई KF-21 ये अंडर डेवलपमेंट है, यानी इसको डेवलप किया जा रहा है। टर्की जो है उसके पास में कान के नाम से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसको इसने क्या किया है, इसका एग्जीक्यूशन मॉडल वगैरह डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी ऑपरेशनल फेज में नहीं है। भारत ने घोषणा कर दी है एम का। चलिए अब देखिए आप, हमारा जो फाइटर जेट है एम का, इसके बारे में हम आपको बता दें थोड़ा सा। हालांकि जो मैंने आपको 5th जनरेशन फाइटर जेट जो बता दी सारी विशेषताएं, अब आप समझ गए होंगे एम का में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, यानी हमारा जो ये फाइटर जेट है इसमें क्या क्या होने वाला है। आपको बता दें कि अभी तक भारत के पास में 5th जनरेशन का कोई फाइटर जेट नहीं है, हम केवल इसे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उसका एग्जीक्यूशन मॉडल आ रहा है, ठीक आया है अभी। इससे पहले भारत ने एक लड़ाकू विमान बनाया, फाइटर जेट बनाया, जिसका नाम क्या है, तेजस। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये बन चुका है। इसका एक जो बेस मॉडल है तेजस मार्क 1, वो हमारे तेजस मार्क 1 वो हमारी सेनाओं को सुपुर्द कर दिया गया है। यानी आप देख लीजिए कि भारत ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और उसके एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1 को तैयार किया जा चुका है, ठीक है। लेकिन इनमें से अभी मार्क 1 जो है मैं आपको बता दूं, वो अभी क्या नहीं आया, सेना के पास नहीं, केवल बेसिक वर्जन इसका आया है।
और एम का जो है अभी इसकी डेट बताई जा रही है 2034 या 35 कि तब तक ये भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स को क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। इसकी मोटी मोटी जो जानकारियां हैं वो समझ लीजिए कि इस तरीके से इसका कुछ प्रोटोटाइप डिजाइन है एजुकेशन मॉडल में, और ये इसकी लेंथ हो गई, विंग स्पैन हो गई, ठीक है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट मतलब कितना वजन उठा सकता है, ये 25,000 केजी दे रखा है, लेकिन मैं इस पे फिक्स आपसे बिल्कुल दावा नहीं करूंगा क्योंकि अभी ये सारी इंफॉर्मेशन क्या नहीं की गई हैं, एग्जैक्ट नहीं बताई गई हैं, अनुमान के तौर पर बताई गई हैं। ये और भी ज्यादा हो सकता है। 2600 किलोमीटर पर आवर की गति, यहां पर मैक 2.15 इस स्पीड से क्या होगा, चल सकता है। 1620 किलोमीटर कॉम्बैट रेंज है इसकी, 20,000 मीटर सर्विस सीलिंग है इसकी, यानी इतनी ऊंचाई तक, और 6500 केजी का ये पेलोड उठा सकता है। पेलोड कैपेसिटी मतलब इतने वजन की मिसाइल वगैरह उठाकर ले जा सकता है। 15,000 करोड़ का इसका बजट है। यहां पर आपको ये बता दें कि एम का मार्क 1 अभी हम बना रहे हैं, और मार्क 1 में हम जो इंजन लगाएंगे, इंजन, क्योंकि हमारा कावेरी इंजन इस पर बना नहीं है, कावेरी इंजन कब क्या कैसे होगा इस पर मैं एक सेशन भी ले चुका हूं, चाहो तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो एम का मार्क 1 जो है इसमें यूएस का इंजन लगेगा जिसका नाम क्या है, JEF 414, उसको लगाएंगे, और 2 जो है उसमें हमारा खुद का इंजन तब तक उम्मीद करने बन जाएगा, ठीक है साहब। इसके अलावा इंटरनल वेपन सिस्टम, ये सारा कुछ होगा जो 5th जनरेशन में मैंने आपको बताया, वो सारी चीजें होंगी। एयर टू एयर इसमें क्या होंगी, मिसाइल्स होंगी, बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल सभी लगाई जाएंगी, ये सारी चीजें इसमें बताया है। ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, एक बार आपको ये बता देते हैं कि ये इसका एग्जीक्यूशन मॉडल हो गया, प्रोडक्शन मॉडल, कि इसमें यहां जैसे कई बार कई जगह पर मैं कह रहा था डेटा थोड़ा सा आपको अलग अलग हो सकता है कि एक बार ईंधन भरने के बाद 3240 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तो लगभग ये मान के चलिए अलग अलग डेटा अभी सामने आ रहे हैं, कहीं 2000 किलोमीटर की बात हो रही है, कहीं 3240 की बात हो रही है। 7000 किलोग्राम इस पेलोड उठा सकता है, अभी हमने 6000 पढ़ा था, 6 से 7000 के आसपास तक का इसमें क्या होगा। ये मल्टी रोल फाइटर जेट है, ठीक है। अब इसके अलावा स्टील्थ टेक्नोलॉजी तो होगी इसके, नहीं तो 5th जनरेशन फाइटर जेट फिर कैटेगरी में ही नहीं आएगा। चलिए अब यहां पर देखें आप कि ये सब विशेषताएं इसके अंदर होंगी, और ये सामान्य विशेषताएं जो किसी भी फाइटर जेट में, सुपर क्रूज होगा, इंटरनल वेपन भी होगा, सेंसर फ्यूजन होगा, AI संचालित एवियोनिक्स लगाई जाएगी, रडार ऑब्जर्विंग कंपोनेंट लगाए जाएंगे, यानी जो क्या कर सकें, रडार की जो रेडिएशन है उनको क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। पहला प्रोटोटाइप 2028-29 तक आने की संभावना है, और 2034 तक ये भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। सब पहले हम इसमें क्या करेंगे, JEF 414 इस इंजन को लगाएंगे, जो कि कहां का है, यूएस का, यानी AMCA मार्क 1 में तो ये लगेगा। मार्क 2 में स्वदेशी इंजन कावेरी इंजन को लगाए जाने की संभावना है। यहां पर बता दिया गया है 2 इंजन इसमें लगाए जाएंगे। 2 इंजन फाइटर जेट में इसलिए लगाए जाते हैं कि बाई चांस मान लीजिए एक इंजन में कोई समस्या होती है तो दूसरे इंजन से इसे संचालित किया जा सके, और विशेष रूप से रात में एक इंजन के विफल होने की स्थिति में दोहरे इंजन वाला प्लेटफॉर्म हवाई सुरक्षा और सर्वाइवल का उच्च स्तर प्रदान करता है। फिर इसमें बात आती है कि ये लड़ाकू विमान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट की स्थिति से लैस होंगे, मतलब हमारे जो इसमें रडार लगे होंगे वो पकड़ में नहीं आएंगे। एडवांस इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम, एडवांस एवियोनिक्स, सुपर क्रूज, ये सब विशेषताएं उसमें होंगी जो हमने अभी डिस्कस की थी। हमारे लिए देखिए क्यों आवश्यक है, ये क्यों आवश्यक है वो समझना। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से पुराने हो चुके हैं, उनको बाहर निकालना है। एक बात, वो बाहर निकलने चाहिए। दूसरी बात, हमारे जो बॉर्डर है, हमारी जो सीमाएं लगी हुई हैं पाकिस्तान से, चाइना से, उसमें इंडियन एयरफोर्स ने ये कहा है कि कम से कम 42 स्क्वाड्रन हमारे पास में होने चाहिए। कितने? 42, लेकिन हैं कितने हमारे पास में? 31। तो जब हम स्वदेशी एयरक्राफ्ट बना लेंगे तो इसको भी भरा जा सकेगा, इस कमी को पूर्ति की जा सकेगी। फिर तीसरी बात, चाइना ने थ्रेट पैदा कर रखा है। चाइना और पाकिस्तान दोनों ही, इनके पास में, चलिए पाकिस्तान के पास तो नहीं है लेकिन चाइना उसको सप्लाई कर रहा है, तो उस समय हमें तैयार रहना होगा मुकाबले के लिए। तकनीकी संप्रभुता, यानी आपके पास में क्या होना चाहिए कि भारत में बनी हुई चीजें
विदेशों पर निर्भरता को कम किया जाए, आत्मनिर्भर भारत को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। इन सभी कारणों से हम इसको कर रहे हैं। 42 स्क्वाड्रन की जगह हमारे पास में होनी चाहिए, 42 स्क्वाड्रन हमारे पास होने चाहिए, हैं कितने, 31। तो इसलिए आपके पास आपका खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एमका की क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, ये सब अभी तक देखिए सारी चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है। और जो सेंसिटिव जो जानकारी होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उसको डीआरडीओ या एडीए के द्वारा कभी भी शेयर नहीं किया जाएगा और करना भी नहीं चाहिए। केवल जो सिंपल जानकारी होती है, जनरल इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो दुनिया के सभी एयरक्राफ्ट्स के बारे में हमें पता है कि भाई हम इसमें क्या लगाएंगे, इंटरनल वेपन भी लगाएंगे, ठीक है, दुनिया लगाती है, हम भी लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे, उनकी कोडिंग क्या होगी, क्या है, वो कभी शेयर नहीं किया जाता और होना भी नहीं चाहिए। समझिए बात, हम केवल सामान्य तकनीकों पर बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको कंटेंट समझ में आया होगा और सारी चीजें जो है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे नई जानकारी के साथ, जल्दी से मिलेंगे।